बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे इस कोठी में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। यहाँ मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरने लगी थी। कोठी की मालकन बहुत अच्छी खातून थी। वो दरमियानी उम्र की थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। उनका रवैया तमाम मुलाजमों के साथ बहुत अच्छा था। यहाँ सब कुछ ठीक जा रहा था। मेरे लिए बस एक ही काम थोड़ा मुश्किल था और वो था अपनी असलियत छुपाना। मैडम यहाँ पर सिर्फ कवारे लड़कों को ही काम पर रखती थी और मैं एक ख्वाजा सिरा था। मैं अपनी वाज़ियाकती से अपने हुलिये से एक लड़का ही मालूम होता था। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं एक ख्वाजा सिरा हूँ। यूँ मैं मैडम और कोठी के दूसरे मुलाजमों को धोखा देने में कामयाब हो गया था। सिर्फ एक ही मुलाजिम था जो मेरी असलियत जानता था और इसी मुलाजिम ने मुझे काम पर रखवाया था। इससे पहले मेरा 2 घरों में काम करने का इत्तेफाक हुआ, मगर उनके मालकान मुझ पर गंदी नजर रखते थे। वो मेरी असलियत जानते थे और मेरे साथ बुरा फेल करना चाहते थे, इसलिए मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर मेरा काम बहुत आसान था। मैं माली के तौर पर काम कर रहा था। पूरा दिन मेरा पौधों की देखभाल में गुजरता था और रात को मैं मैडम के पाँव की मालिश किया करता था। उनके नरम गदाज सफेद पाँव मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। मैं अक्सर उनकी खूबसूरती में खो जाता था। मैडम की शख्सियत भी बहुत पुरअसरार थी। घर में उनका कोई भी रिश्तेदार या खानदान का कोई भी फर्द नहीं आता था। वो एक गैर शादीशुदा औरत थी और उनके माँ बाप या बहन भाइयों का कुछ अता पता नहीं था। मुलाजमों के मुकाबले में मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगी थी। मैंने भी ईमानतदारी, धोखेबाजी या किसी का एतबार तोड़ना सीखा ही नहीं था। ये मेरी खुसूसियत थी जो मैडम की नजर में आ चुकी थी। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा। सबके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैडम भी मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान होने लगी थी। उनका मुझे अहमियत देना, मेरे साथ नरम बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे रवैये के लिए, ऐसे प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसता था। मगर कुछ दिनों से मैडम का नरम रवैया मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उनसे अपनी असलियत छुपाई थी। वो मुझे लड़का समझ रही थी। उनके दिल में मेरे लिए उभरते हुए प्यार के जज्बात मुझे परेशान कर रहे थे। फिर एक दिन मेरे तमाम वहम सच का रूप धार कर मेरे सामने आ खड़े हो गए। मैडम ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया। मैं सचमुच में हवास बाख्ता हो गया। मैं ये सोचकर डर रहा था कि मैडम को मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा। वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। वो मुझे धोखेबाज समझेंगी और अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसके अलावा तो मेरा कोई भी ठिकाना नहीं था। मुझे मेरे अपनों ने घर से निकाल दिया था। मुझे तो मेरे अपने भी कबूल करने को तैयार नहीं थे और मैंने इस जालिम दुनिया में जो चंद दिन बाहर गुजारे थे, मुझे इसकी सफाकी का खूब अंदाजा हो चुका था। मैं जान चुका था कि ये दुनिया कितनी बुरी है और इसमें रहने वाले लोग कितने जालिम हैं। मेरे जैसे लोगों का तो इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं। लोग हमें इज्जत और मुकाम देने पर तैयार ही नहीं होते, बल्कि वो तो हमें इंसान भी नहीं समझते। और मैडम का घर ये वाहिद ठिकाना था जहाँ पर मैं खुद को महफूज समझ रहा था, जहाँ पर कोई मुझे गलत कारी के लिए नहीं उठाता था। मगर अब मुझे यहाँ पर आना मुश्किल लग रहा था। अगर मैडम को मेरी असलियत पता चल जाती तो मेरे साथ क्या होता। आज मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं आज अपनी किस्मत पर शाकी था कि क्या था अगर मैं भी एक मुकम्मल इंसान होता। अगर मैं एक नामुकम्मल वजूद रखता था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक का गुजारा तमाम वक्त याद आ रहा था। उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी अम्मी की गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं इसको उठाऊं, इसके पास जाऊं, मगर अब्बू और दादी मुझ पर बहुत गुस्सा करते। फिर जब वो नन्ही परी थोड़ी सी और बड़ी हुई तो अब्बू और दादी उसके बहुत नाज नखरे उठाते तो उसके साथ बहुत प्यार करते थे। मेरा दिल चाहता था कि वो लोग मेरे साथ भी प्यार किया करें, मगर वो लोग मुझे धुतकार दिया करते थे और मुझसे बहुत नफरत का इजहार करते थे। एक मेरी माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती। फिर मेरे 2 जुड़वा नन्हे भाई इस दुनिया में आ गए। दादी तो उनके आगे पीछे ही फिरती रहती। मेरा मासूम ज़हन इस बात को समझने से कासिर था कि मैं क्यों उस मोहब्बत और तवज्जो से महरूम था। रफ्ता रफ्ता मुझे तमाम रवैये और उनकी वजूहात भी समझ में आने लगी। लोगों की तमस्खराना नजरें और उनके अल्फाज
मेरा दिल चीर दिया करते थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरा सगा बाप भी मेरी तज़हीक कर दिया करता था। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं, मेकअप करूं, और एक दिन मैंने अम्मी की लिपस्टिक निकाल कर अपने चेहरे पर मेकअप करने की कोशिश की। तब हमारे घर में बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ था। मेरी दादी का ये कहना था कि मुझे घर से निकाल देना चाहिए, मैं उनकी इज्जत पर एक धब्बा हूँ। तब मेरी अम्मी ने मुझे अपने सीने में छुपा लिया और मुझसे ये वादा लिया कि मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं उनके आंसुओं से परेशान हो गया, उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये वादा कर लिया। अम्मी मुझे लड़कों वाले कपड़े ही पहनाती थी, मगर जब मैं बाहर गली में खेलने के लिए जाता तो लड़के मुझे छेड़ने लगते थे। मैंने 8वीं तक बहुत मुश्किल से पढ़ा था। अगर अम्मी मेरी हिम्मत ना बढ़ाती तो मैं इतना भी ना पढ़ सकता। मैं पूरा दिन घर पर। उसके बाद मैं घर पर रहने लगा तो मुझ पर लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब्बू आ जाते, मुझ पर गुस्सा करते, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना देते और मैं खून के आंसू पी कर रह जाता। मैं उन्हें ये बात कभी भी नहीं समझा सकता था कि मुझे बाहर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर वो अम्मी पर चिल्लाते, उन पर गुस्सा करते और अम्मी के आंसू मेरी बर्दाश्त से बाहर होते। अब्बू मुझे एक जगह मजदूरी करने के लिए ले गए। मजदूरी करते करते मेरे हाथों में छाले आ गए। थकावट से मेरा बुरा हाल हो जाता था और उसके अलावा जो मुझे ज़हनी अजियत झेलनी पड़ती थी वो एक अलग मामला था। उस दिन तो हद ही हो गई। ठेकेदार मुझे आते जाते छेड़ता था। एक दिन जब उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की तो मैं काम छोड़कर घर पर आ गया और अम्मी को साफ कह दिया कि अब मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ये बात शाम को जब मेरे अब्बू घर पर आए तो उन्हें पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा और घर से निकाल दिया। अम्मी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अम्मी को भी घर से निकल जाने का कह दिया। मैं अपनी माँ को खुद की वजह से इससे ज्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं कर सकता था, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। उन लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल कर आ गया। बाहर निकलकर मुझे दुनिया की सफाकी का खूब अंदाजा हो गया था। मैंने कई जगह मुलाजमत की और फिर छोड़ दी। कई साल तक मैं ख्वार होता रहा। मेरे पास तालीम नहीं थी कि मैं कोई मुलाजमत कर लेता, और अगर मेरे पास तालीम होती भी तो मुझे मुलाजमत किसने देनी थी। बहुत ज्यादा धक्के खाए, लोगों की झिड़कियां सुनी, लोगों की गलत नजरें, गलत हरकतें, सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर मेरी एक नेक शख्स से मुलाकात हुई। मैं उस वक्त फुटपाथ पर बैठा रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था जब वो शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या बात है बरखुरदार, क्या माजरा है, क्यों इस कदर परेशान हो। जवाब में मैंने उसे अपनी आप बीती सुना दी। ये सब सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और वो मुझे फिर एक जगह पर लेकर आ गया। उसने मुझे कहा कि तुमने अपनी असलियत पोशीदा रखनी है, खुद को लड़का जाहिर करना है। मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि जिंदगी अब कौन सा नया रुख दिखाने लगी है, मगर मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ आकर दिल को सुकून मिल गया। मेरे तमाम खदशात गलत साबित हो गए थे, मगर अब मुझे ये ठिकाना भी आरजी लग रहा था। मैं भला मैडम के साथ कैसे शादी कर सकता था। मैं तो ख्वाजा सरा था और ये हकीकत या मुझे पता थी या उस घर के पुराने मुलाजिम को पता थी। और अगर मैं मैडम को ये हकीकत खुद बता देता तो अभी वो मुझे यहाँ से निकाल बाहर फेंकती, और अगर मैं उनके साथ शादी कर लेता तो भी उन्हें ये हकीकत पता चल जानी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं इसी शशोपंज में था कि उसी मुलाजिम की वफात हो गई जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। वो मैडम का बहुत पुराना मुलाजिम था, उनका वफादार था और उस घर में एक फर्द की हैसियत हासिल थी। उसकी वफात पर भी उसके घर में ऐसा ही सोग मनाया गया था जैसे घर के किसी फर्द की वफात पर मनाया जाता है। मुझे उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख था। वही तो था जो मुझे जहन्नुम से निकाल कर लाया था। काफी दिन तक मैडम ने मुझसे ये बात नहीं की। वो उस मुलाजिम की मौत की वजह से खुद भी अफसुर्दा थी। जब 2-3 महीने का अरसा गुजर गया तो मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सामने दोबारा से अपने निकाह की बात रखी। मैंने कहा, मैडम आपको रिश्ते की कोई कमी नहीं, आपको एक से बढ़कर एक इंसान मिल जाएगा। मुझ में ऐसा क्या है जो आप सारी जिंदगी मेरे साथ बताने को तैयार हो गई हैं। ये बात सुनकर वो अफसुर्दा अंदाज में मुस्कुराई। तुम में बहुत सी खूबियां हैं जमील, सबसे बड़ी खूबी तुम में ईमानदारी है, तुम में दूसरों का एहसास है, रहमदिली है, और ये खूबियाँ ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को मुमताज कर देती हैं। रुपए पैसे से इंसान की सिर्फ हैसियत बदलती है। मुझे किसी की हैसियत से कोई मतलब नहीं। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है, बस जो मुझे चाहिए वो सब कुछ तुम में मौजूद है।
इसके अलावा मुझे और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं। और मैं ये सोच रहा था अगर मैडम को मेरी धोखाधड़ी के बारे में पता चल जाए तो उनकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी। वो कभी भी मुझे ईमानदार और सच्चा इंसान नहीं समझेंगी। मगर मजबूरी ये थी कि मैं सच बताने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं एक बुज़दिल इंसान था और इस ठिकाने को भी खोने से डरता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिन के बाद मैडम ने मेरे सामने एक फाइल रखी। मुझे कहा कि मैंने तमाम जायदाद और सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मैं हैरत से खिंग रह गया। भला ऐसे भी होता है क्या उम्र भर की जमा पूंजी कोई किसी के हाथ ऐसे भी लुटा सकता है? ऐसा ज़र्फ और ऐसा हौसला, क्या थी ये औरत? कम से कम मेरी समझ से तो बाहर थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर मैंने निकाह के लिए हामी भर ली। मेरे इस फैसले से मैडम बहुत खुश हुई और उन्होंने 2-3 दिन के बाद ही निकाह का इंतजाम कर लिया। और मैं आने वाले वक्त के एहसास से डर रहा था। मुस्तकबिल का खौफ, अनदेखे अंदेशे मुझे डरा रहे थे। ये निकाह से एक दिन पहले की बात है। मैं मैडम के कमरे में जा रहा था जब दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। अंदर वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। बेग साहिब, जिंदगी का क्या भरोसा, आज नहीं तो कल हम सब ने ही यहाँ से चले जाना है। मैं अपनी जिंदगी में ही सब कुछ उसके हकदारों तक पहुँचाना चाहती हूँ। जो भी कागजी कार्रवाई रह गई है आप जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। मेरे पास चंद दिन है मजीद। यहाँ मैं इन दिनों को कार-ए-आमद बनाना चाहती हूँ। मैं नॉक करके कमरे में चला गया। मुझे देखकर वो थोड़ी सी परेशान होगी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही, बस जिसने बंधन में बंधने जा रही हूँ उसके हवाले से बात कर रही थी। मुझे लग रहा था मैडम मुझे साफ टाल रही हैं। वो कहीं जा रही हैं मगर मुझे इस बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही। मैंने उन्हें खुद फोन पर बातें करते हुए सुना था। फिर क्या वजह थी कि वो मुझसे क्यों कुछ छुपा रही थी? मैं जितना सोच रहा था उतना उलझा जा रहा था। फिर अगले दिन 2 मुलाजमों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने मेरी सोच को एक नया रास्ता दिया। यार, ये मैडम के पास इतना पैसा कहाँ से आया? ना तो इनकी खानदानी जमीन और जायदाद है, ना इनका कोई खानदान है। इतने सालों से हमने किसी को भी यहाँ पर आते जाते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी गलत काम में मुलव्विस हैं और ये तमाम दौलत, रुपया, पैसा गलत तरीके से हासिल किया गया हो? एक अकेली औरत जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ सकती है? उस पर तो मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे यहाँ पर आए हुए चंद महीने ही हुए थे। मैडम ने अपने और मेरे निकाह की बात अभी तक सबसे पोशीदा रखी हुई थी। वो आखिर वक्त में सबको बताना चाहती थी। इन दोनों मुलाजमों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे नाम करके मुझे फंसा दिया हो और खुद वो यहाँ से निकल जाना चाहती हो। ये सोच आते ही मैं बेहद परेशान हो गया। मगर अब क्या हो सकता था? मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अगर भाग जाता तो मैं आसानी से पकड़ा जा सकता था। मैडम के लिए मुझे तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था और हालात का तकाजा यही था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए। मैं भी आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। जो होगा देखा जाएगा। इस घर में, इस दुनिया में जो मेरी माँ के अलावा मेरा वाहिद हमदर्द था, जो मुझे घर में लेके आया था, वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वरना वो मुझे कोई मशवरा देता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जितना सोचता जा रहा था मेरा जहन उतना ही उलझता जा रहा था। मगर अब वक्त का तकाजा यही था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए। जो होगा देखा जाएगा। फिर हमारे निकाह का दिन भी आ गया। मैं कमरे में बैठा हुआ था, ऊपर से मैडम आ गई। उनके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वो इतने मासूम और इतने प्यारे थे कि उन्हें देखकर बेअख्तियार उन पर प्यार आ जाए। सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया और उससे प्यार करने लगा। ये देखकर मैडम मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। उन्होंने मेरे हवाले एक फाइल की और कहा कि इसे संभाल कर रखना। इसमें तमाम जायदाद के पेपर्स हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी कि मैं काम के हवाले से मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगी। ये घर और ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मुझे अभी अपने जरूरी सामान की पैकिंग करनी है। फिर वो बच्चों को लेकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई और मैं अपनी जगह पर वहीं का वहीं बैठा कुछ सोचता रह गया। अगले दिन वो सुबह सवेरे घर से चली गई और जाने से पहले वो मुझे तमाम हदायत फिर से दे गई थी। ये तमाम सूरत हाल मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। मैडम का मुझसे शादी करना,
फिर उनका तमाम जायदाद मेरे नाम करना और अब खुद ही यहाँ से चले जाना। ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं किसी बिसात का मोहरा तो नहीं बन गया। काफी सारे दिन बीत गए। मैडम ना तो खुद वापस आई और ना ही उनकी कोई कॉल आई। वो मुलाजिम जो पहले मेरे दोस्त थे वो भी मुझसे खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके और मेरे दरमियान हैसियत का फर्क आ गया था। मेरा उनके साथ रवैया वैसे का वैसा था, मगर न जाने वो क्यों बदल गए थे। मैंने उनके साथ गले मिलने की कोशिश की, मगर जब उनकी तरफ से मुझे मस्बत जवाब नहीं मिला तो मैंने भी अपनी तमाम तर कोशिशें तर्क कर दी। फिर उस दिन मैडम की मुझे कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि कल से तुमने ऑफिस जाना है और उसका तमाम काम देखना है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। मुझे भला ऑफिस के काम की क्या समझ थी, मगर मैडम को इनकार भी नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं ऑफिस में चला गया। वहाँ के मैनेजर और तमाम स्टाफ ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी। इतनी इज्जत और मर्तबा पाकर मैं फूले नहीं समा रहा था। मैनेजर मुझे तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा था। फिर अब मैं रोजाना ऑफिस में आने जाने लगा। मुझे काम की अच्छी खासी समझ आ गई। मैडम रोजाना फोन करती थी और ऑफिस के बारे में पूछती थी। मैं जब भी उनसे वापसी के बारे में सवाल करता तो वो मेरी बात को टाल दिया करती। मैं अब बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया था, मगर साथ मेरी परेशानी भी बढ़ गई। आखिर क्या वजह थी कि वो ये सब कुछ मेरे नाम करके वो खुद यहाँ से चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये सब कुछ फ्रॉड करके हासिल किया? मैं किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाऊं। मेरे दिमाग और दिल के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। दिल कह रहा था कि मैडम एक नरम दिल, नेक और रहम दिल औरत है, मगर दिमाग कह रहा था कि नहीं, ये एक खतरनाक औरत है। तुम किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाओ, यहाँ से भाग चलो। मैं जब भी जाने का फैसला करने लगता तो तीनों बच्चे मेरे पाँव की जंजीर बन जाते। वो तीनों मुझे बाबा बाबा कहने लगते और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। इन तीनों ने मुझे बताया था कि वो एक यतीम खाने में पले बढ़े थे। वो तीनों सगे बहन भाई थे। उनके माँ बाप का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उन्हें उनके ननियाल और ददियाल में से किसी ने भी कबूल नहीं किया। एक दूर का रिश्तेदार उन्हें एक यतीम खाने में छोड़ आया और उनका घर और जो भी जायदाद थी उस पर उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। मुझे इन बच्चों के दुख पर बहुत रोना आ रहा था। मुझे अपना गम सबसे बड़ा लग रहा था, मगर अब अंदाजा हो रहा था कि मेरे गम के अलावा भी दुनिया में बहुत गम हैं, जिनका शुमार मुमकिन ही नहीं। मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि मैं अपनी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, अपने गम को खुद पर मुसल्लत नहीं करूंगा और अपनी खामी पर काबू पा लूंगा। उसी रात को मैडम की कॉल आ गई। वो मुझसे कितनी देर तक बातें करती रही। मुझे बहुत ज्यादा हदायत दे रही थी, जमाने की ऊंच नीच के बारे में, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के बारे में, कारोबार के बारे में। मैंने उनकी तमाम बातों को गौर से सुना। जो भी था वो एक तजर्बेकार खातून थी। उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देख रखी थी। कारोबारी मामलात की उन्हें मुझसे ज्यादा समझ बूझ थी। मैंने उनकी तमाम बातों को ज़हन नशीं किया और फिर सो गया। अगले दिन जब मुझे खबर सुनाई तो उसने मुझे जोड़ कर रख दिया। मैडम इस दुनिया में नहीं रही थी। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। लोग मेरे पास पुरसा देने के लिए आ रहे थे, मगर मुझे तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तदफीन के बाद मेरे पास मैडम के वकील आए। उन्होंने मैडम का वसीयतनामा और कुछ जरूरी कागजात मेरे हवाले किए और मुझे एक डायरी दी जो मैडम ने खास तौर पर मेरे लिए उनके पास रखवाई और कहा था कि उनके फौत होने के बाद वो ये डायरी मेरे हवाले कर दें। अपने कमरे में आने के बाद जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोया। वो मेरी सोच से बढ़कर अच्छी खातून थी। अपनी सोच पर गुस्सा आने लगा। मैंने उनके बारे में कितनी गलत बातें सोची थी। उनकी डायरी पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो कौन थी और क्या थी। उस डायरी में उन्होंने मुझे मेरे प्यारे जमील कहकर मुखातिब किया। मैं कितनी बार ये पढ़ चुका था और हर बार पढ़ने के बाद मेरा दिल दुख से भर जाता। उन्होंने लिखा था कि मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी जब वो शख्स मेरी जिंदगी में आया। मैं बेतहाशा खूबसूरत थी और वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मेरी जानिब लपका था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैं उसकी मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। उसने मुझे मेरे माँ बाप से बगावत करने पर उकसाया। मैं उस वक्त अपनी कच्ची उम्र के इस दौर में थी जहाँ पर हर चमकती हुई चीज खूबसूरत लगती है। जब किसी की चार खूबसूरत लफ्जों से ही इंसान मुतासिर हो जाता है। घर वालों से बगावत करने के बाद जब मैं उसके पास आई, उसने मुझे अपनाने की बजाय मुझे आगे किसी के हाथों बेच दिया। मैं न जाने कितने वक्त तक कितने हाथों में बिकती रही।
फिर एक बूढ़े अय्याश मर्द ने मुझसे निकाह कर लिया। वो मेरी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी और कसरत शराब नोशी की वजह से वो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और यूं तमाम दौलत जायदाद मेरे पास आ गई और मैं उसकी मालिक बन गई। मैं अपने माँ बाप के पास गई मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं उनकी इज्जत पर एक धब्बा हूँ, वो भला मुझे क्यों अपनाते। और रही बात तुम्हारी, तो मैं शुरू दिन से ही तुम्हारी असलियत जानती थी। यहाँ जितने भी जवान लड़के काम कर रहे हैं वो तुम्हारी जिन्स के हैं। वो लोग जिन्हें ज़माने ने ठोकरों की जद पर रखा हुआ है, उन्हें मैंने सहारा दिया, उन्हें पनाह दी ताकि मेरे गुनाहों का कुछ कफारा अदा हो सके। उसके मुलाजम को मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ था, वही इन तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। मेरी असलियत से सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं एक तवाइफ हूँ और तुम्हारे साथ निकाह करने की यही वजह थी कि मैं चाहती थी कि तुम माशरे में इज्जतदार इंसान की हैसियत से रह सको। ये दौलत भी तुम्हारे नाम करने का मकसद यही था कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम इसे अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करोगे। ये कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे कैंसर है और ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप बाहर से इलाज करवाएं, हो सकता है आपको नई जिंदगी मिल जाए, मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ और पल पल मर रही हूँ। तुमसे यही दरख्वास्त है कि तुम दौलत को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करना और इन बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करने का ख्याल कर रखना। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने वक्त और दौलत को तामीरी कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, दूसरों की मदद करने लगा। मैंने अपनी खामियों और कमियों पर काबू पा लिया था और मैं अक्सर अपनी अम्मी से मिलने के लिए भी जाता था। वो मुझे एक कामयाब इंसान के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। मैं अब एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाना चाहता था। मैंने इन 3 बच्चों के अलावा और भी बहुत से बच्चों को गोद लिया है जिनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत मेरा मकसद है।